नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह देवना इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। आज आपके लिए कक्षा 11 में एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है न्यूटन के गति विषयक नियम। देखिए, न्यूटन के गति विषयक नियम बहुत छोटी क्लासों से पढ़ाए जाते हैं और बहुत ही प्रचलित हैं और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे आपको जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद आएंगे न्यूटन का प्रथम नियम और न्यूटन का द्वितीय नियम और संवेग। लेकिन संवेग को हम पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आएंगे न्यूटन के द्वितीय नियम पर। तो सबसे पहली बात आती है जड़त्व। देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी वस्तु की स्थिति में हम परिवर्तन करते हैं, जैसे ये वस्तु है विराम अवस्था में है और हमने इसके ऊपर बल लगाया इसकी स्थिति को परिवर्तित करने के लिए, ये बाहरी बल लगाया, तो वस्तु हमारे इस बल का विरोध करती है, अपनी स्थिति परिवर्तित होने का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो वस्तु उसका विरोध करती है, और वस्तु जब उसका विरोध करती है इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। जैसे एक ट्रक खड़ा हुआ है, ये ट्रक है और एक ये कार है, तो इसमें यह देखा जाएगा किसका जड़त्व अधिक होगा। तो देखिए, ट्रक का जड़त्व अधिक होगा, इसका जड़त्व कम होगा। जब भी हम इस पर बल लगाएंगे तो इसमें विरोध ज्यादा होगा, इसमें विरोध कम होगा। तो इस तरह से जो जड़त्व होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो वास्तव में जड़त्व क्या हुआ कि जब भी कोई वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है जिससे उसकी अवस्था परिवर्तन होती है, वस्तु उसका विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है गति अवस्था का जड़त्व, नंबर 2 होता है विराम अवस्था का जड़त्व और नंबर 3 होता है दिशा का जड़त्व। अब देखिए, गति अवस्था का जड़त्व क्या होता है कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है और आप उसको रोकना चाह रहे हैं, अर्थात उसकी अवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो वस्तु उसका विरोध करेगी। इसको हम कहेंगे गति अवस्था का जड़त्व। इस तरह से कोई वस्तु विराम अवस्था में है और वो उसको आप गति अवस्था देना चाह रहे हैं बाहरी बल के द्वारा, तो वस्तु उसका विरोध करेगी। इसको हम कहेंगे विराम अवस्था का जड़त्व। ऐसी दिशा का जड़त्व, जैसे कोई वस्तु जा रही है सीधी दिशा में और आपने उसकी दिशा को बदलना चाहा, तो वो क्या होगा, वो उसका विरोध करेगी और वो विरोध करेगी, तो इसको हम कहेंगे दिशा का जड़त्व। तो ये चीजों को हम व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं। जैसे हम बस में सफर कर रहे हैं और बस अचानक चलने लगती है, तो क्या होता है, हमारा जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो स्थिर रहता है और नीचे वाला हिस्सा होता है वो गति करने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ये जो है वो कारण जड़त्व का ही है। इसी तरह आपने देखा होगा अक्सर मोड़ों पर जो गाड़ियां होती हैं वो क्या होती हैं, पलट जाती हैं। कारण क्या होता है कि जब हम चल रहे होते हैं और जब हम मोड़ना चाहते हैं, जब वस्तु हमारी सीधी दिशा में जाना चाहती है, तो ये हमारा जो जड़त्व है वो दिशा का जड़त्व है। तो इस तरह से जड़त्व का जो नियम है वहीं से हमारा निकल के आता है न्यूटन का प्रथम नियम। वास्तव में न्यूटन के 3 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो हमें बल का एहसास कराता है, बल क्या होता है। इसी तरह से न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो हमें ये एहसास कराता है कि बल का परिमाण कितना होता है। अगर हम किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो बल कितना होता है, बल की मात्रा कितनी होती है, इसकी दिशा को परिभाषित करता है। इसी तरह से न्यूटन की तृतीय नियम है उसकी दिशा को निर्धारित करता है, जबकि सेकंड नियम क्या परिभाषित करता है, बल के परिमाण को, और तृतीय नियम उसकी दिशा को परिभाषित करता है, जिसमें हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको हम जड़त्व का भी नियम कहते हैं। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या है
जब भी किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर हमें उसकी अवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा तो एक बाहरी कारक लगाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं बल। जैसे हम बाहरी कारक लगाएंगे तो उसकी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में हो जाएगी, कोई वस्तु गति अवस्था में तो विराम अवस्था में, तो अगर हम उस पर बल लगाते हैं तो वो गति अवस्था में हो जाएगी। और अगर वस्तु गति अवस्था में है और हम उस पर हम बल लगाते हैं तो वो विराम अवस्था में हो जाएगी। इसको हम प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो हमारा न्यूटन का प्रथम नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसके आधार पर हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम बस में खड़े हुए हैं और बस चल रही है और अचानक बस रुक जाती है। तो बस रुक जाती है तो क्या होता है, हमारा पूरा शरीर चल रहा होता है प्रारंभिक अवस्था में, और लेकिन जैसे ही रुकती है तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो बस के संपर्क में होता है तो वो विराम अवस्था में आ जाता है क्यों बस रुक जाती है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो गति करता रहता है तो इस वजह से हम आगे की ओर गिर जाते हैं। तो ऐसे ही अगर बस चल रही है और हम चलते हुए अगर उसमें से कूदते हैं और कूदने पे अगर हम पैर नहीं चलाते हैं तो हम गिर जाते हैं, क्योंकि बस चल रही होती है तो हमारा पूरा शरीर चल रहा होता है, और अगर हम कूदते हैं बस में से तो हमारे पैर जो होते हैं नीचे का हिस्सा होता है वो विराम अवस्था में आ जाता है, ऊपर वाला हिस्सा गति अवस्था में बना रहता है, तो इस वजह से हम गिर जाते हैं। इस बात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ दूर तक दौड़ना चाहिए जिससे कि हम रुक जाए। तो इस तरह से ये जो हमारा न्यूटन का प्रथम नियम है इसको हम बहुत ही व्यवहारिक जीवन में इसका हम उपयोग करते हैं। अब न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उसको पढ़ने से पहले हमें संवेग पढ़ना पड़ेगा। न्यूटन का संवेग क्या होता है? संवेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। देखिए, जब भी कोई वस्तु गति अवस्था में होती है, जैसे ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है, और ये v वेग से गति कर रही है। v क्या है? वेग। तो गतिमान वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होगा वस्तु या पिंड का वेग इंटू द्रव्यमान। तो ये T से प्रदर्शित करते हैं mv। ये एक सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, तो सदिश रूप में इसको हम ऐसे लिखते हैं। कहने का मतलब है कि संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की दिशा है, जैसे ये संवेग भी इधर ही की तरफ होगा। अब इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और इसका विमी सूत्र ml t-2, और ये एक सदिश राशि है। तो ये संवेग, और हम इसमें आगे संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है। क्या है न्यूटन का द्वितीय नियम? न्यूटन का द्वितीय नियम
देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम क्या क्या कहता है, समय परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। अगर हम किसी पिंड पर हम जो बल लगाते हैं उसका जो मान होता है वो समय परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब देखिए माना एक कोई पिंड है, इसका प्रारंभिक वेग u है, द्रव्यमान m है। कुछ समय बाद इस पर हमने बल लगाया और इसका वेग v हो गया डेल्टा t समय बाद। तो देखिए प्रारंभिक संवेग कितना होगा, बल लगाने पर प्रारंभ में संवेग P1 mu, डेल्टा t समय बाद संवेग P2 mb, संवेग में परिवर्तन डेल्टा p P2 माइनस P1। तो डेल्टा p बराबर हो गया mb mu और डेल्टा p mb माइनस u और डेल्टा p बराबर m इंटू डेल्टा p, वेग में परिवर्तन। अच्छा, संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये डेल्टा p अपॉन डेल्टा t ये हो गया F बराबर m इंटू ए। ये नियम निकल के आया, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। F वेक्टर रूप में हम इसको ऐसे लिख लेंगे, F बराबर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t m इंटू ए। इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जिधर त्वरण होगा बल उधर लगेगा, बल और त्वरण की दिशा हमारी समान होगी। तो ये द्वितीय नियम था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था। अब इसी में आगे आता है तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए ये क्या होता है कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी हमारे विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो जो पहले बल लगाया था वो तो कहलाती है क्रिया, और उस वस्तु द्वारा जो बल लगाया जाता है वो कहलाती है प्रतिक्रिया। जैसे मान लीजिए हमने इसके ऊपर बल लगाया,
इसके ऊपर बल लगाया, तो ये कहलाएगी क्रिया। अब वस्तु हमारे विपरीत दिशा में बल लगा रही है, उसको हम कहेंगे प्रतिक्रिया। तो देखिए जैसे ये मेज है, इस टाइप की मेज, और इस पे कोई वस्तु रखी हुई है ये, तो इसमें जो इसका भार होगा वो नीचे की तरफ कार्य करेगा, ये होगी क्रिया। क्रिया और ये मेज है जो बल लगाएगी, इसको हम कहेंगे आर, इसको कहेंगे प्रतिक्रिया। क्रिया कहने का मतलब ये है वस्तु द्वारा मेज पर लगाया गया बल इसको हम कहेंगे क्रिया। क्रिया और मेज द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल कहलाती है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया तो इस तरह से नियम क्या है कि किसी भी वस्तु पर क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल एक साथ एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो इसमें ये वास्तव में हमें क्या दिखाता है, बल की दिशा को परिभाषित करता है। अब देखिए इसमें ये हमने जो न्यूटन के प्रथम नियम पढ़े, द्वितीय नियम पढ़े, तृतीय नियम पढ़े, इनके कुछ उदाहरण हैं जिनको हम इसमें उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम उपयोग करते हैं, जैसे कोई पुली है, उस पर दो द्रव्यमान लटके हुए हैं, तो गति विषयक नियमों के उदाहरण जहां पर ये नियम लागू होते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं पुली पर लटके हुए दो पिंडों की गति। पहला उदाहरण, ये एक पुली है, इस पे एक स्थिर है और इस पे एक पिंड ये लटका हुआ है, इसका द्रव्यमान m1 है और एक ये लटका हुआ है। और ये पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है, ये पिंड ऊपर की ओर गति कर रहा है। इसमें त्वरण a है, इसका भी त्वरण a है। अब देखिए इस पर जो भार लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा m1g, इस पर भार लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा m2g। यहाँ पर जो तनाव होगा वो T और यहाँ पर जो तनाव होगा तो T होगा। ये भी इस पर तनाव लगाएगा, ये T इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये पिंड है, इसको हमने अलग से बना लिया, m1, इस पर m1g, तनाव ऊपर की तरफ हो रहा है और इसमें त्वरण ऊपर की तरफ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये तनाव बल जा रहा है, ये वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसके लिए समीकरण क्या होगा, T माइनस m1g इक्वल टू m1a। ये पहला समीकरण हो गया। इसी तरह से आप दूसरी पिंड के लिए देखिए, दूसरा पिंड है m2, ये भार नीचे की तरफ m2g और वस्तु नीचे की तरफ जा रही है और ये T। इसका मतलब m2g अधिक है, तो इसमें क्या होगा, m2g माइनस T इक्वल टू m2a। ये दूसरा समीकरण। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ें, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, m2g माइनस m1g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, और a बराबर m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। ये त्वरण उत्पन्न हो गया। अब इसका मान हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो हमारी डोरी होगी, उसमें तनाव ज्ञात हो जाएगा। तो T बराबर इसमें हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा m1 a प्लस g।
और T बराबर m1, इसको ये देख लीजिए, A का मान हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 G प्लस G। तो देखिए T बराबर m1, इसमें से G कॉमन ले लो तो ये बच रहेगा, और लघुत्तम ले लेंगे तो m1 प्लस m2, और यहाँ m2 माइनस m1 प्लस m2। तो देखिए m1 से m1 कैंसिल हो गया, और T इज इक्वल टू 2 m1 m2 G अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से ये हमारा तनाव के लिए सूत्र निकल के आया, ये हमारे त्वरण के लिए सूत्र निकल के आया। इसी तरह से हम अगले केस में हम क्या करेंगे, दो द्रव्यमानों को लटकाएंगे और तब हम इसकी दूरी में तनाव और बल के लिए याद करेंगे। तो इस तरह से हमने न्यूटन के गति विषयक नियम पर एक उदाहरण हमने देख लिया, समझ लिया, और मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा, और अगले वीडियो में मैं इससे और भी हम आपको केस कराएंगे। धन्यवाद।